कुछ तो बात है ना इस मिट्टी में। किसी ने पुत्र को वीर बनाया, किसी ने पति के जगह तलवार उठाई। ये कहानी उन्हीं की। अगर वे ना होते तो शायद हम न होते। भारत तलवारों से बचा है, संकल्प से बना, क्योंकि हर दफा किसी ने असंभव चुना और इतिहास ने झुक कर लिखा, एक था राजा। अरब का जोश थमा था, तिब्बत का संकल्प टूटा था। चीन ने दूत भेजे थे, क्योंकि कश्मीर जाग चुका था। वो सिर्फ वीर नहीं, वो विचार था, भारत के पुनरुत्थान का अवतार था। कहीं बुद्ध की मूर्ति था, कहीं शिव का तांडव, कभी शांति का पैगाम, कभी रण का बदला। गंधार की गलियों से कांची तक छाया था। जितनी धरती देखी सब पर ध्वज लहराया। न हार जानता था, न सीमा मानता था। वो जहां जाता था भारत कहलाता था। फिर एक दिन वो बस चला गया। न चिन्ह, न चिता, न अंतिम गीत। हाँ, भारत का ऐसा एक था राजा, ललितादित्य मुक्तापीड। तो अश बुलबुलो सोथा बलिए, तो अश बुलबुलो सोथा बलिए, लजिए लजिए दूरंग्राय, लजिए दूरंग्राय, लजिए दूरंग्राय। 8वीं शताब्दी का भारत। सिंध गिर चुका था, काबुल लड़खड़ा रहा था, अरबों की तलवारें आगे बढ़ चुकी थी। तिब्बत हिमालय के रास्ते ढूंढ रहा था और चीन अपनी सीमाएं समेट रहा था। पूरा आर्यवर्त नए आक्रमणों के भय में दबा था। तब एक राजा कश्मीर की वादियों से उठा था। न मैदान छोड़ा, न दुश्मन। उसके घोड़े टकला मकान से लंका तक गए और तिब्बत की बर्फ उसकी तलवार की गर्मी से पिघली थी। तो चलिए लौट चलते हैं उस युग में जहां इतिहास एक सपना था जो अभी लिखा जा रहा था। उन सपनों की ये कहानी, एक था राजा, ललितादित्य मुक्तापीड। सम्राट ललितादित्य को वेस्टर्न हिस्टोरियंस अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर कहते हैं। अगर किसी युग को कश्मीर का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है तो वो ललितादित्य का युग ही है। 2-3 सिविलाइजेशंस का हिस्सा थे। एक तो हमारी भारतीय संस्कृति, दूसरा चाइनीज, सेंट्रल एशियन। उसमें वो सबसे ऊंचे राजे या बादशाह माने जाते थे। बड़ा मजा आता है ना जब हम उस दौर में जाते हैं जहां इतिहास और फसाने के बीच की सीमाएं एक दूसरे में घुल जाती, जहां कहानियों को लिखे शब्द नहीं बांधते, वो आजाद उड़ती, इंसान के अधूरे सपनों से उड़ान लेती। सम्राट ललितादित्य की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पहाड़ो यल तेम सुंज आवाज बूज, कोहो सारन फ्योर नो साज, मेच मंज द्राव यल सुई जंग बाज, अदकरन सरी कशीर सब्जार। श्रीनगर, कश्मीर की राजधानी, अंग्रेजों और राजा हरि सिंह से पहले, इसे जन्नत पहचानने वाले मुगलों से पहले, ललितादित्य से भी पहले,
यह सम्राट अशोक की श्रीनगरी थी। आज जो कश्मीर की घाटी है, एक जमाने में एक बहुत बड़ा सतीसर नाम का झील हुआ करता था। यहाँ दानव रहते थे। ऋषि मुनियों में से कश्यप मुनि थे। उन्होंने घोर तपस्या करके वो दानव भी भगाए और झील भी सुखा दी। कश्मीर की घाटी जब फॉर्म हुई तो वहाँ उसका जो कैपिटल है आज, पहले थोड़ा वहाँ से दूर था, श्रीनगर ही नाम था उसका, जहाँ आज पांड्रेठन है, और उसे स्थापित किया गया था सम्राट अशोक ने। महाभारत में जिक्र मिलता है करकोटक नाग का, जिसने राजा नल को डसकर अपने विष से उन्हें आशीर्वाद दिया। करकोटक ऋषि कश्यप की संतान है और माना जाता है कि कश्मीर के प्राचीन झीलों में रहता है। लोक कथा कहती है कि इसी करकोटक नाग के आशीर्वाद से जन्म हुआ एक राजवंश का, करकोट वंश। हमारी तारीख जो है कश्मीर की, वो हकीकतन करकोटा डायनास्टी से ही शुरू हुई। जो ज्योग्राफिक लिंकेज हमारा था या पावर लिंकेज था, वो इस एक्सिस पर नहीं था जिस एक्सिस पर आज है। ये एक्सिस था काबुल, अफगानिस्तान, कश्मीर। बड़े जो राज थे वो जाबुल काबुल के थे, कपिश के थे, कश्मीर के थे। तो इन तीन राज्यों में जो मजबूत डायनास्टी थी वो करकोटकस थी। ललित आदित्य के बारे में हम जो कुछ जानते हैं उसके पहले लेखक है कल्हान, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में, यानी ललित आदित्य के लगभग 400 साल बाद लिखी राजतरंगिणी, जिसमें समय एक कविता बनी। कश्मीर के इतिहास का एक सिंगल पॉइंट सोर्स हो तो वो है कल्हान की राजतरंगिणी। और कल्हान जो था वो बहुत ही एक्सेप्शनल हिस्टोरियन था इंडिया का। शायद वो फर्स्ट ट्रू हिस्टोरियन था इंडिया का। अब उस वक्त का तारीख लिखने का अंदाज जो था, जो हिस्ट्री रिकॉर्डिंग का स्टाइल था, वो कुछ पोएटिक हुआ करता था। इसमें मिंगल हो गया है और कहीं कहीं चूंकि एक अंदाज शायराना है, एग्जेजरेशन का भी एलिमेंट आ गया है। उसने बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स भी यूज किए हैं। पुराने जो नाने थे, इंस्क्रिप्शंस थे, उनको भी रेफर किया है। तो कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप कल्हान के बिना नहीं कह सकते। भारत के सबसे महान राजा तकदीर से बने और टकरार से भी। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ललितादित्य, ये उनका नाम था राजगद्दी लेने के बाद। जन्म पर उनका नाम था मुक्तापीड। उनके दो बड़े भाई थे, चंद्रपीड और तारापीड। उनके पिता राजा प्रतापादित्य की मृत्यु के बाद चंद्रपीड ने गद्दी संभाली। चंद्रपीड एक वीर योद्धा था, धार्मिक शासक था। लेकिन मझला भाई तारापीड, वो था अंधेरों का रखवाला। उसने, कहा जाता है कि तंत्र विद्या से अपने बड़े भाई का कत्ल किया और फिर उसने गद्दी पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसका राज नहीं, श्राप बन गया, जिस वजह से बाकी दरबारियों ने उसे भी उसी तरह मारा जिस तरह उसने अपने बड़े भाई को मारा, तंत्र विद्या से। फिर बारी आई मुक्तापीड की, यानी ललितादित्य। वो सिर्फ राजा नहीं बना, उसने इतिहास लिख दिया। तो जब ललितादित्य ने अपना सिंहासन संभाला तो स्थिति काफी गंभीर थी। उनके कोर्ट में काफी दरारें थी, बड़ा जादूटोना का डर था, छोटी सी जगह थी, छोटा सा साम्राज्य था, बड़ा रिच था क्योंकि कश्मीर घाटी में बहुत ही अच्छी जमीन वगैरह थी। बड़े पैमाने में लोग आते थे तीर्थ करने। सेंट्रल एशिया वो पहुंचे थे, मगर उनका डायरेक्शन सिंध की तरफ आ गया। तो मोहम्मद बिन कासिम पहले आ गए। हिंदुस्तान में जिनको पहली सल्तनत मजबूर थी, जिन्होंने कन्फ्रंट उनको किया, वो राजा दाहिर थे। उन्हें राजा दाहिर को हराया। अब राजा दाहिर सिंध के और हमारे दरमियान जितने एरियाज थे, कोई मजबूत बादशाह नहीं था। अब कुदरती तौर पर जो सबसे बड़ा राजा होगा उसको तो ये सबसे बड़ा खतरा लगेगा, क्योंकि करकोटा बहुत बड़े थे, इनसे तवक्कात भी थी।
छोटे छोटे राजे इनके साथ जुड़ जाते थे कि वो रिप्रेजेंट करते थे हिंदुस्तानी कन्फेडरेसी को। एक कन्फेडरेशन लगा ललितादित्य को करकोटास का अरबों के साथ होगा, और ये करकोटास के साथ अरबों के कन्फेडरेशन की तैयारियों में हमें एक तारीखी एविडेंस आता है। ललितादित्य चीन भेजता है अपने सफारत कि वहां से हमें फौजी मदद मिले। कन्फेडरेशन डायरेक्ट कभी नहीं हुई। उम्वी जो ये रियासत बन गई थी मोहम्मद बिन कासिम के लिए, उसके लिए सबसे बड़ी वजह है कि मोहम्मद बिन कासिम का झगड़ा हो गया उम्वी गवर्नर के साथ, तो वो उनका अपना इंटरनल डिसेंशन की वजह से वो फतूहात रुक गई। मगर ललितादित्य की तैयारी मुकम्मल थी कि आमने सामने मुकाबला करना पड़े। कासिम के बाद जुनैद को भेजा गया। एक हुक्म था, हिंदुस्तान की सीमा सिर्फ सिंध नहीं, आगे तक बढ़ाओ। और ये बड़ा हमला हिंदुस्तानी राजाओं पर जो था परेशान कर गया कि एक नया एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, ये हमको फतह कर रहा है, इलाके पर इलाके ले रहा है और आगे आगे चल रहा है। पहाड़ों में जो राजे थे वो अपने को ज्यादा महसूस करते थे सेफ, वो इसलिए कि पहाड़ों में दुश्मन का आना मुश्किल होता था, अनचार्टेड टेरिटरी बनती थी, तो हम ही लोग आगे जाके कहीं ना कहीं छोटी छोटी झड़पें करते थे। तो इसके तारीख में ये जिक्र है कि मुकाबला हुआ, किस पैमाने पर मुकाबला हुआ, क्या वो डेजिग्नेट करेंगे हम कि जंग हुई, वो नहीं लगता है फॉर्मल जंग हुई। न कलहान के श्लोकों में न अरब दस्तावेजों में ये युद्ध कहां हुआ था ये उल्लेख कहीं नहीं मिलता। पर हां, राजपूत लोकगीतों में एक बहुत नायाब किस्म की कथा मिलती। कहते हैं कि इस युद्ध में बप्पा रावल, जो महाराणा प्रताप और राणा सांगा के पूर्वज थे, उन्होंने ललित आदित्य के साथ लड़ाई की। लगता है ये युद्ध अगर हुआ है तो कश्मीर के पश्चिम में कहीं, या तो पंजाब की जमीनें हो सकती हैं या जाबुल की घाटी। ललित आदित्य से हारने के बाद अरब कहां गए? कश्मीर में हारने के बाद दक्षिण की तरफ गया, वहाँ उन्होंने कांगड़ा लिया और रुकाए गए। फिर उन्होंने जोधपुर जैसलमेर लिया और वहाँ के जो स्थानीय राजा थे उन्होंने उनको रुकाया। फिर वो और दक्षिण की तरफ आए और वो कच्छ और गुजरात के ऊपर आक्रमण करने गए। 3 बार आक्रमण करने के बाद भी उन्हें रुकाया गया और उसके बाद करीब 300 साल के लिए पश्चिम की दिशा से भारत के ऊपर आक्रमण नहीं हुआ। कलहान ने इतिहास लिखा, औरों ने आंखों देखी। 11वीं शताब्दी में फारसी लेखक अल बिरूनी यहां आते हैं और उनकी किताब में वो लिखते हैं कि हर वर्ष चैत्र के दूसरे दिन यहां एक उत्सव मनाया जाता है, ललित आदित्य की तुर्कों पर विजय की याद में। जरा सोचिए, किसी के मृत्यु के 400 साल बाद भी वो जीत याद रहे, तो वो जीत सिर्फ तलवार की नहीं, वो जीत है परंपरा की। 1300 साल बाद आज भी हम उस जश्न को याद कर रहे हैं। तुर्कशों को हराने के बाद ललितादित्य ने अपने वेस्टर्न फ्रंटियर्स को कंसोलिडेट किया। जाबुलिस्तान, गांधार, काबुल अपने ताबे में लेके आया। उस समय एक और स्टेट हुआ करता था जो नॉर्थन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थोड़ा सेंट्रल एशिया का भाग जो होता है, जो तुखारी लोग वहां रहते हैं, जिसको तुखारिस्तान कहते हैं। तो तुखारिस्तान भी काफी तुर्कशों के दबाव के नीचे था। उन्होंने चीन से मदद मांगी थी लेकिन कोई उत्तर नहीं आया उनके पास। तो फिर उन्होंने ललितादित्य की तरफ हाथ फैलाया। तो ललितादित्य ने तुरंत मौके का फायदा उठाया, तुखारिस्तान को लिबरेट किया और तुखारिस्तान अब एक एलाइड स्टेट हो गया। तो ललितादित्य की पहुंच पश्चिम की दिशा में बहुत बड़ी हो गई। बुखारा तक पहुंच गए। बुखारा ने उनका विरोध किया लेकिन बुखारा को भी मानना पड़ा और वो ललितादित्य के अधीन हो गए। ललितादित्य का एम्पायर अब इतना बड़ा हो गया कि जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं उन्हें एक और अलेक्जेंडर, एक और सिकंदर के नाम से जानते हैं। जैसे अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोन था तो ये सिकंदर ऑफ कश्मीर था। अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर। एब्सोल्युटली। पहाड़ो येल तेम सन्स आवाज बूज कोहो सारन फ्यूर नो साज। पहाड़ो येल तेम सन्स आवाज बूज कोहो सारन फ्यूर नो साज।
मेच मंज द्राव येईल सुई जंग बाज अद करीन सरी कशी सबजार. दुनिया में पहली बार अरबों की तलवार को रोका गया. भारत की सीमा पर एक ऐसी दीवार खड़ी हुई जिसे अरब कभी पार नहीं कर पाए. और फिर जब अरब से आया हुआ तूफान थमा तो एक और गूंज उठी. इस बार कश्मीर के पूरब से. तिब्बत, जो अब तक एक दूर की सीमा था, अब भारत की उत्तर सीमाओं तक अपने घोड़े ले आया था. लद्दाख से लेकर गिलगित तक उन्होंने चौकियां बनाई और कांगड़ा के दरवाजों तक उनका साया छाने लगा. ये सिर्फ उनके राज्य का विस्तार नहीं था, ये उत्तर भारत के हृदय पर एक छुपा हुआ वार था. और तब दो तलवारें एक साथ बोली. उत्तर से ललितादित्य और मध्य देश के राज सिंहासन पर बैठे योद्धा कवि यशोवर्मन. कनौज हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी. जब हर्षवर्धन का मृत्यु हो गया 7वीं सदी में, तो उसके करीब 100 साल बाद पूरे नॉर्थ इंडिया में बड़ी हलचल हुई. एक नया राजा खड़ा हुआ जिसका नाम था यशोवर्मन. और यशोवर्मन वर्मन डायनेस्टी का पहला रूलर था और उसे कनौज को अपनी पुरानी मिसाल तक लेके जाना था. लेकिन तिब्बतन किसी पर हमला कर सकते हैं, ये बात पर विश्वास नहीं होता. तो ऐसा है ना, आज हम तिब्बत को एक बड़ा बौद्ध संप्रदाय का स्थान ऐसे सोचते हैं और हम सोचते हैं कि उसके ऊपर बाहर से आक्रमण हुआ है और आज उसके दलाई लामा हमारे वहाँ शरणार्थी है. मगर 7वीं से 9वीं ईसा सदी में तिब्बत एक बड़ा पावरफुल देश था. बड़े पैमाने पे उनकी ताकत थी, उनकी आर्मीज थी और वो एक्सपांड करना चाहते थे. तो एक्सपांड करने के लिए एक साइड में उनको लद्दाख था, दूसरे साइड में भारत था, तीसरे साइड में चीन था. उन्होंने लद्दाख के ऊपर, गिलगिट के ऊपर आक्रमण किया और फिर उन्होंने अपनी नज़र ट्रांस हिमालयन जो इंडियन साइड पे रीजन है उसके ऊपर नज़र की. तो उनके साथ काफ़ी छोटे छोटे जो स्टेट्स थे, हिमालयन स्टेट्स, उनके रूलर्स भी तिब्बत के साथ थे इस आक्रमण में. और ये आक्रमण होने वाला था यशोधर्मन के ऊपर. तिब्बत के राजा ये चाहते थे कि वे अपना राज्य मगध यानी कि बिहार और वांगा यानी कि बंगाल और मध्य देश तक बढ़ा लें. कन्नौज के राजा यशोवर्मन उस समय इस क्षेत्र के सबसे बड़े राजा थे और उन पर ही ये जिम्मेदारी थी कि वे इस राज्य को बचाएं. उन्होंने चीन की तरफ एक प्रस्ताव भेजा कि चीन उनकी मदद करे, लेकिन चीन ऐसी स्थिति में नहीं था कि वे यशोवर्मन की मदद कर सकें. तो यशोवर्मन ने सोचा कि वो तिब्बत का मुकाबला स्वयं करेंगे. तो अब ऐसा हुआ कि गिलगिट में भी अटैक हो रहा था जो ललितादित्य के बाजू में था और यशोवर्मन के ऊपर भी हो रहा था. तो दोनों ने एक संप किया, एक साथ होकर उन्होंने तिब्बत के ऊपर आक्रमण किया. बहुत ही सक्सेसफुल रहा उनका आक्रमण. उन्होंने तिब्बत को हराया. ललितादित्य ने पूरा गिलगिट ले लिया. यशोवर्मन पूरे हिमालय तक पहुंच गया और उसने कनौज को वही स्थान पे पहुंचाया जहां वो हर्षवर्धन के टाइम में था. शायद एक ने रोका, दूसरे ने तोड़ा. एक निहाई बना, दूसरा हथौड़ा. और इन दोनों के बीच तिब्बतों के सपने चूर चूर हो गए. उन्होंने भारत पर से नजर उठा ली, इस तरह कि दोबारा मुड़कर उत्तर भारत को नहीं देखा. उसके बाद उनकी एक दोस्ती हो गई और यशोवर्मन चला अपने दिग्विजय पर. दिग्विजय एक राजा का वो अभियान जब वो चारों दिशाएं जीतकर स्वयं को चक्रवर्ती साबित करता है. जब यशोवर्मन ने अपना दिग्विजय पूरा किया तो अब ललितादित्य की बारी थी. उसे भी करना था वही अभियान, चारों दिशाएं जीतने का वो संकल्प. और बस दोस्तों के बीच राजनीति की एक धीमी आग जली. यशोवर्मन ने ललितादित्य को एक पीस ट्रीटी भेजी. तो ललितादित्य के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने वो पढ़ी और ललितादित्य को कहा कि आपका तो ये बड़ा अपमान हो गया. यशोवर्मन ने उनका नाम पहले रखा है, आपका नाम बाद में रखा है और ये तो सरासर आपकी इंसल्ट हो गई. ललितादित्य बहुत ही नाराज हो गए. उन्होंने शांति प्रस्ताव नाकार किया.
यशोवर्मन के ऊपर उन्होंने धावा बोला और यशोधर्मन को उन्होंने पराजित किया। यशोवर्मन को हराना मतलब उन सब पर जीत जिन्हें यशोवर्मन ने कभी हराया था, राइट? एब्सोल्युटली। तो एक बार यशोवर्मन की हार हो गई और यशोवर्मन अधीन हो गया ललितादित्य का, तो जितने भी अधीन थे यशोवर्मन के वो सब ललितादित्य के अधीन हो गए। ललितादित्य निकला एक विजय दौरे पे। उसने कनौज से लेके मगध, मगध से लेके वंग से लेके गौड़ से लेके कलिंग से लेके कर्नाटक से लेके तमिलनाडु से श्रीलंका से कोंकण से गुजरात, वहां से मालवा, राजस्थान से होते हुए वो फिर से कश्मीर लौटे। पूरा भारत भ्रमण। हाँ, पूरा भारत भ्रमण तो क्या, साउथ एशिया का भ्रमण हो गया उनका। शीनस प्यठस तकदीर लिखी आफ्ताब ही इस जंग बाज सो सुन ललिता दत्त किस राज सो सुन सुई जाय छ वंति पतिम क्रक सलान पहाड़ो यल तेम सुंज आवाज बूज कोहो सारन फ्यूरनो सास पहाड़ो यल तेम सुंज आवाज बूज कोहो सारन फ्यूरनो सास। और अब शुरू हुआ वो दौर जब तलवार की धार से निकला एक सम्राट पत्थर और कलम से इतिहास रचने लगा। जिस साम्राज्य का सपना देखा था, अब उस लायक एक राजधानी चाहिए और उस तरह जन्म हुआ इस शहर का, परिहास। और फिर एक एक करके असंभव संभव होने लगा। एक भव्य महल बनाया, फिर 4 महामंदिर भी रचे गए, परिहास केशव, मुक्त केशव, गोवर्धन देव और महावराह। परिहास केशव का विग्रह 3600 किलो चांदी का था और मुक्त केशव का विग्रह 84,000 तोला सोना, यानी 840 किलो सोना एक मूर्ति में। एक गरुड़ स्तंभ था 54 बाहु लंबाई का, यानी लगभग 8 मंजिला इमारत। वो तो आसमान से बातें करता होगा। और जब अफगानिस्तान के बामिया के बौद्ध प्रतिमाओं से प्रेरणा मिली तो उन्होंने बनवाया एक चैत्य जिसमें एक 62,000 किलो तांबे की बुद्ध की मूर्ति है। ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, भारत की कल्पना का एक नया मुकाम था। कश्मीर अब एक सीमा नहीं था, एक सेतु बन गया था। धर्म और दर्शन का, कला का, मानव जाति के सबसे ऊंचे आदर्शों का, उसकी उपलब्धियों का, महत्वाकांक्षाओं का, एक सपनों का राज्य अब साकार हो गया। और आज 1300 साल बाद न जाने कितने आतंक और कितने आक्रमणों के बावजूद उसकी नींव आज भी खड़ी, जैसे किसी नए ललितादित्य के इंतजार में। आवाज बूझ कोहो सारन फ्यूरनो साज। और फिर बनी वो रचना जो इस सपने का शिखर, इस साम्राज्य का मुकुट, अनंतनाग में स्थित मार्तांड का सूर्य मंदिर, जिसकी प्रतिमा कहा जाता है कि चुंबक से वो मूर्ति हवा में तैरती थी और जब सूर्य की पहली किरण उस पर गिरती थी तो ऐसा लगता था जैसे सूर्य देव ने खुद दर्शन दिए। अगर यहां कभी स्वर्ग हुआ है तो ये तब हुआ था जब कश्मीर को ललितादित्य के सपने ने संवारा। कभी कभी सोच के लगता है कि क्या ये सब मुमकिन भी है या सिर्फ कल्हान की कल्पना, कोई फसाना। अब इसमें कितना सच कितना झूठ। अब ये बात तो सच है कि पुराने बड़े बड़े मंदिरों के अवशेष हमें मिलते हैं, महलों के अवशेष मिलते हैं, मिट्टी में दबे हुए शहर मिलते हैं, जहां
कल्हान कहता है वो थे वहीं मिलते हैं। तो ये सब सच है। लेकिन ये जो हवा में तैरने वाली मूर्तियां हैं, ये सच्चाई में तैर रही थी या सिर्फ कल्हान के दिमाग में, वो तो हम नहीं कह सकते हैं। बस ये बात सच है कि उनका जो पहला दौरा था दिग्विजय का, पश्चिमी भारत में था और पूर्वी भारत में था और पूरा जो गंगा वैली में है, वो तो जरूर हुआ था। मगर जो दक्षिण में और लंका में और कोंकण में बात होती है, वहां तो हमें कोई भी सबूत नहीं मिलता ललितादित्य का। तो शायद ये एक विशफुल थिंकिंग है कल्हान का। ललितादित्य ने शहर बनवाए, मंदिर बनवाए, पर उन्होंने एक ऐसा काम किया जो किसी सम्राट को सही अर्थ में चक्रवर्तीन बनाता। कन्नौज से वो वापस लाए भारत के सबसे बड़े विद्वान। इनमें थे वाक्पति, भावभूति, कमलयुद्ध और आत्रिगुप्त। आत्रिगुप्त वही है जिनके वंशज कश्मीर शैविज्म के जगमगाते दीपक कहलाए, अभिनव गुप्त। ज्ञान और विद्या को मिल रहे सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है शारदा पीठ, जो कश्मीर को बांटने वाली हर सीमा को चुनौती। कश्मीरी में सरस्वती माता को शारदा माता बुलाया जाता, और जहां वो मंदिर तो इतिहास से भी पुराना होगा, उसके इस युग का मंदिर बनवाया ललितादित्य। और वो सिर्फ एक मंदिर नहीं था, शिक्षा का बड़ा केंद्र, एक पीठ था। 8वीं शताब्दी तक शारदा पीठ एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन गया था, जिसमें बंगाल जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से भी लोग आया करते थे। 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी ने जो इतिहास लिखा, उसमें उन्होंने बताया कि शारदा पीठ एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान बन गया था, जहां पर एक लकड़ी का विग्रह मां शारदा का स्थापित किया गया था। सम्राट अशोक की श्रीनगरी की स्थापना का जो संकल्प रहा होगा, श्री की नगरी की जो महत्वाकांक्षा रही होगी, उसको सकल रूप दिया ललितादित्य। ये सिर्फ एक शहर, एक साम्राज्य नहीं था, ये एक सभ्यता थी। ये वो सब कुछ थी जो इंसान के अधूरे सपने को पूरा करती। चीन के इतिहास के अनुसार गिलगिट, काशगर और खोतान से जो ट्रेड रूट्स निकलते थे, जो व्यापार होता था, वो कश्मीर की समृद्धि में बहुत योगदान देता था। तिब्बत इन ट्रेड रूट्स के ऊपर, जो कि सिल्क रूट के एक मेजर ट्रेड रूट्स थे, कब्जा करना चाहता था। कुछ वक्त के लिए तिब्बत ने कश्मीर की सीमाओं पे से नजर हटा ली थी, लेकिन व्यापारिक रास्तों की लालच पर कब्जा करने की उनकी भूख मिटी नहीं। 737 ईस्वी के आसपास उन्होंने तिब्बत से चढ़ाई की। ललितादित्य ने उन्हें भगा दिया। फिर करीबन 10 साल तक शांति जैसा माहौल बना रहा, पर फिर तिब्बत ने बड़ा आक्रमण किया। इस बार चीन की सेना कश्मीर के साथ थी। दोनों ने मिलकर फिर से तिब्बत को भगा दिया। एक बार फिर हिमालय के पार से आ रही आंधी को लौटा दिया गया। कश्मीर और चीन की सेनाओं ने मिलकर युद्ध लड़ा तिब्बत के विरुद्ध। सेई नदी के ऊपर बना हुआ पुल तिब्बती सेनाओं को रसद पहुंचाने के काम आता था। ललितादित्य ने अपने प्रयासों से इस पुल को नष्ट कर दिया, जिससे कि तिब्बत आर्मी को जाने वाली रसद बंद हो गई। पूरा जो ट्रेड रूट था, उसके ऊपर अभी सिर्फ ललितादित्य का कब्जा था, और ये जो ट्रेड आ रहा था, उसकी संपूर्ण समृद्धि अब कश्मीर में आ गई। 751 में ऐसा हुआ, अरबों के साथ लड़ते हुए चीन हार गई और चीन ने विड्रॉ किया सेंट्रल एशिया से। तो जब चीन पीछे हट गया और ईस्ट की तरफ मुड़ गया, तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोज हो गया। जो ट्रेड रूट्स थे, सिल्क रूट था, वो एक्सपोज हो गया और
तारिम बेसिन और तकलामकन रीजन में एक पॉलिटिकल वैक्यूम हो गई। चीन की सीमाएं कमजोर पड़ रही थी और इसी घड़ी ललित आदित्य को एक कसक ने घेरा, जीतने की कसक, उत्तर पथ तक अपना ध्वज गाड़ने की ललक। अनुमान लगाया जाता है कि यह टकला मकान से होते हुए चीन की तरफ का रास्ता था, जहां अगर इतिहास की माने तो कोई भारतीय शासक पहले नहीं गया। एक था राजा ललित आदित्य, जो गया अपनी सेना को लेकर, पर लौट कर नहीं आया। कहां, कब, कैसे, क्यों, ये सवाल इतिहास की चीखें हैं और जवाब में है सिर्फ खामोशी। ललित आदित्य की मृत्यु कैसे हुई और उसकी फौज कहां गायब हो गई, उसके बारे में बड़े चर्चे हैं। कोई कहता है कि टकलामकन डेजर्ट क्रॉस करते हुए उनका पानी खत्म हो गया और वो वहां सब खत्म हो गए। दूसरा एक है कि ये रीजन में जब बर्फ पड़ती है तो बहुत जोरों में पड़ती है और अचानक से स्नोफॉल में वो पूरे दब गए और खत्म हो गए। तो ऐसी भी एक कहावत है कि उसे उसके दुश्मनों ने जानबूझ के भटकाया और वो गलत रास्ते से निकल गए और वहां उनकी मौत हो गई। जर्मन इतिहासकार हर्मन गोएट्स ये मानते हैं कि अपने आखिरी वर्षों में ललितादित्य ने तकलामकान, तारिम बेसिन और गोबी रेगिस्तान पे अपना कब्जा जमाया और बहुत सारे शहरों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब कितना सच कितना झूठ वो तो हम नहीं कह सकते हैं, मगर इतना जरूर कहा जाता है कि ललित आदित्य आखिर आदित्य सूर्य था। हर सूर्य को एक दिन उभरना है और एक दिन अस्त होना। ढलना है और ये सूर्य भी ढल गया। Kotko subhas abasya naras, kotko subhas abasya naras, zenanurud gokotsutaras, zenanurud gokotsutaras। जब कहीं सूरज डूबता है, कोई कहता है कि समंदर उसे निगल गया, कोई कहता है कि अग्नि में समा गया, और कोई कहता है कि बस किसी और देश की रोशनी बन गई। ललित आदित्य की कहानी भी कुछ ऐसी, जीता सब कुछ, छोड़ा सब कुछ और अंत में खुद को इतिहास के पन्नों से छुपा गया। Kotko subhas abasya naras, kotko subhas abasya naras, zenanurud gokotsutaras, zenanurud gokotsutaras।